हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आई एम पूजा और आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो आज हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में जानेंगे, उसका अर्थ के बारे में, न्याय के रूपों के बारे में, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं, आलोचनाएं और उसके महत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो है वो उसके दर्शन की आधारशिला है। प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में अपने न्याय का सिद्धांत दिया है। इससे पहले वाली क्लास में हमने प्लेटो की हिस्ट्री के बारे में जाना था, जिसमें हमने देखा कि रिपब्लिक जो है वो प्लेटो का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और उसी रिपब्लिक बुक में ही प्लेटो ने अपने न्याय का सिद्धांत दिया है। न्याय रिपब्लिक का केंद्रीय विषय है। रिपब्लिक का प्रारंभ और अंत न्याय की चर्चा से ही होता है। इसी कारण रिपब्लिक को न्याय विषयक ग्रंथ कहा जाता है। प्लेटो ने न्याय के लिए डिकायोस्यून शब्द का प्रयोग किया है। डिकायोस्यून, जिसका अर्थ होता है कंसर्निंग जस्टिस, अर्थात न्याय से संबंधित। यही प्लेटो के न्याय सिद्धांत का आधार है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को समझने के लिए इसका आधुनिक अर्थ जानना आवश्यक है। तो न्याय का आधुनिक अर्थ क्या है? न्याय जो है वो लैटिन भाषा के जस शब्द से बना है। न्याय जस्टिस का हिंदी रूपांतरण है और जस्टिस शब्द जो है वो लैटिन भाषा के जस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बांधना। इसका अर्थ यह है, न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ जाता है, दूसरे व्यक्ति से बंधा रहता है। प्रोफेसर मेरियम के अनुसार न्याय उन मान्यताओं और प्रक्रियाओं का जोड़ है जिनके माध्यम से प्रत्येक मनुष्य को वे सभी अधिकार और सुविधाएं जुटाई जाती हैं जिन्हें समाज उचित मानता है। तो प्रोफेसर मेरियम ने न्याय की एक डेफिनेशन दी है। इस परिभाषा के आधार पर न्याय के 3 पक्ष हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला, न्याय का संबंध समाज की मान्यता या विचारों से है। दूसरा, न्याय प्रक्रिया में कानून का बहुत महत्व है। और तीसरा, न्याय का उद्देश्य समाज द्वारा मान्य अधिकारों और सुविधाओं को जुटाना है। अपने न्याय संबंधी विचारों का प्रतिपादन करने से पहले प्लेटो उस समय में प्रचलित न्याय संबंधी धारणाओं का खंडन किया। प्लेटो ने तो उस समय परंपरागत सिद्धांत था जिसके जनक सिफालस और पोलीमार्कस थे। सिफालस के अनुसार सच बोलना और दूसरों के ऋण को चुका देना ही न्याय है। पोलीमार्कस के अनुसार मित्र के साथ श्रेष्ठ और शत्रु के साथ घृणित व्यवहार करना ही न्याय है। प्लेटो ने इस न्याय की धारणा का खंडन करते हुए कहा कि ये दोनों ही सिद्धांत दोषपूर्ण और अनुचित है, क्योंकि सच बोलकर अपने देश की गुप्त जानकारी देना अन्याय है। और ऋण के बारे में भी प्लेटो का कहना है कि स्वस्थ मित्र से अस्त्र लिया जाए और बाद में वह मित्र स्वस्थ मनोवृत्ति का न रह जाए तो वापस लौटाना ठीक नहीं होगा। मान लीजिए हमने किसी मित्र से अस्त्र ले लिया और बाद में वो मित्र जो है जिससे हमने अस्त्र लिया वो पागल हो जाए, तो उसको अस्त्र देना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो पागलपन में कुछ भी कर सकता है। वो खुद को भी हानि पहुंचा सकता है या फिर हमें भी हानि पहुंचा सकता है। इसलिए पोलीमार्कस सिद्धांत के बारे में प्लेटो का ये कहना है कि क्या पता मित्र नाम का मित्र हो और वास्तव में शत्रु हो। व्यवहार में ऐसा कई बार होता है। कई जो मित्र बनने का दिखावा करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर वो हमसे जलते हैं, वो हमारे शत्रु होते हैं। तो इसी प्रकार मित्र के साथ अगर हम अच्छा व्यवहार करें और वास्तव में वो हमारा शत्रु निकले तो भी ये न्याय नहीं होगा। और कई बार ऐसा होता है कि जो मित्र बनने का दिखावा करते हैं वे वास्तव में शत्रु ही होते हैं। तो इस प्रकार जो पोलीमार्कस और सिफालस ने न्याय की जो परिभाषा दी है उससे प्लेटो बिल्कुल असंतुष्ट हैं और उन्होंने इस धारणा का खंडन किया है। दूसरा सिद्धांत है क्रांतिकारी सिद्धांत, जिसके जनक हैं थ्रेसिमेक्स। थ्रेसिमेक्स का कहना है शक्ति ही सत्य है और शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है और शक्तिशाली व्यक्ति या शासक वर्ग अपने हितों के लिए कार्य करता है। न्याय की इस धारणा का अभिप्राय यह भी है कि सरकार सदा स्वयं से स्वार्थ के लिए ही शासन करती है तथा अन्याय न्याय से अच्छा है। प्लेटो ने इस धारणा का खंडन करते हुए कहा कि शासन एक कला है और शासक का कर्तव्य है जनता के कष्टों को दूर कर उन्हें उनके हित में कार्य करना, और अन्याय किसी भी दृष्टि से न्याय से श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुख सदा दुख से श्रेष्ठ ही होता है। इस प्रकार न्याय अन्याय से अच्छा नहीं हो सकता। यह कहकर प्लेटो ने थ्रेसिमेक्स की न्याय परिभाषा की भी
आलोचना की है, उसका खंडन किया है। तीसरा सिद्धांत है कार्यकरण सिद्धांत, जिसके जनक हैं ग्लोकन। ग्लोकन का कहना है कि न्याय एक कृत्रिम वस्तु है और उसका आधार कोई सार्वभौमिक नियम न होकर बदलती हुई परंपराएं हैं। इस प्रकार न्याय भय का शिशु है। प्लेटो ने इस धारणा का भी खंडन करते हुए ये कहा है कि न्याय समझौते पर आधारित कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि मानव आत्मा का आंतरिक गुण है, और न्याय भय और शक्ति से नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से किया जाता है। यानी न्याय जो है वो कोई बाहरी वस्तु नहीं है, मानव आत्मा के अंदर ही न्याय मौजूद है। न्याय भय और शक्ति से नहीं होता बल्कि प्राकृतिक रूप से किया जाता है। इस प्रकार प्लेटो ने ग्लोकन की न्याय परिभाषा की भी आलोचना करके उसका खंडन किया है। अब देखते हैं हम प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है। प्लेटो ने इन सभी धारणाओं का खंडन किया और उसके बाद अपने न्याय का सिद्धांत दिया है। सिफालस, पोलीमार्कस, थ्रेसिमेक्स और ग्लोकन न्याय के जिन दृष्टिकोणों का प्रतिपादन करते हैं उन तीनों की एक समान विशेषता है कि ये न्याय को बाहरी वस्तु मानते हैं, जबकि प्लेटो उसे आंतरिक और स्वाभाविक वस्तु मानता है। प्लेटो के अनुसार न्याय का आधार न तो परंपरा है और न ही व्यक्ति की स्वार्थपरकता या भय की भावना। न्याय मानव के अंतःकरण की वस्तु है, मानव के अंदर मौजूद है, और न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानव स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। इसी आधार पर वह न्याय के पूर्व प्रतिपादित धारणाओं का खंडन करके उसे अस्वीकार कर देता है। प्लेटो न्याय के दो रूपों का वर्णन करता है, व्यक्तिगत और सामाजिक। तो व्यक्तिगत न्याय में प्लेटो कहता है कि मानवीय आत्मा में तीन तत्व विद्यमान होते हैं, विवेक, साहस और क्षुधा, जिसे हम तृष्णा भी कहते हैं। जब मानव मस्तिष्क में ये तीनों गुण उचित अनुपात में रहते हैं तभी व्यक्ति न्याय का पालन कर सकता है। आत्मा के प्रत्येक तत्व का अपना अपना स्वाभाविक कार्य है। विवेक का कार्य है नियंत्रण करना, साहस का कार्य रक्षा करना और क्षुधा तृष्णा का कार्य है भौतिक वस्तुओं का संचयन करना। दूसरा रूप है सामाजिक न्याय। प्लेटो के अनुसार राज्य मानव मस्तिष्क का व्यापक रूप है। राज्य वृक्षों और चट्टानों से नहीं निकलते बल्कि उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम है जो उनमें निवास करते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति के अंदर तीन तत्व विद्यमान हैं, उसी प्रकार इन तीनों गुणों के प्रतिनिधि के आधार पर राज्य के भी तीन वर्ग होते हैं, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। शासक वर्ग में विवेक की प्रधानता होती है, सैनिक वर्ग में साहस की प्रधानता होती है और उत्पादक वर्ग में क्षुधा यानी तृष्णा की प्रधानता होती है। प्लेटो का कहना है कि राज्य में न्याय की उत्पत्ति तभी हो सकती है जब उसका प्रत्येक तत्व अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार ही व्यवहार करे और अपने धर्म का पालन करे, अर्थात जब शासक निस्वार्थ भाव से जनता के हितों की रक्षा करते हुए शासन करे, सैनिक वर्ग देश की सीमाओं की रक्षा करे और उत्पादक वर्ग उपभोग की पर्याप्त सामग्री पैदा करे, तभी राज्य में न्याय स्थिर रह सकता है। प्लेटो के अनुसार अपने निश्चित स्थान में अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरों के कर्तव्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है, और न्याय का निवास अपना निश्चित कर्तव्य पूरा करने वाले प्रत्येक नागरिक के मन में है। तो प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? अपने कर्तव्यों का पालन करना, दूसरों के कर्तव्य में हस्तक्षेप न करना, और इस न्याय का स्थान है अपना कर्तव्य पूरा करने वाले प्रत्येक नागरिक का मन। उनके मन में न्याय निवास करता है। अब हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। सबसे पहली विशेषता है विशिष्टीकरण का सिद्धांत। प्लेटो का न्याय कार्य विशिष्टता का सिद्धांत है, अर्थात व्यक्ति को अपने स्वाभाविक गुणों के आधार पर वही कार्य करना चाहिए जिसमें वह दक्ष हो और पारंगत हो। दूसरा है अहस्तक्षेप का सिद्धांत। प्लेटो का मानना है कि मनुष्य की आत्मा के प्रत्येक तत्व का अपना विशिष्ट कार्य होता है और उनके लिए उचित है कि वे दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करें और अपने कार्यों को निर्बाध रूप से करें, दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करें। यही न्याय है। तीसरा है सामंजस्य और एकता का सिद्धांत। प्लेटो अपने न्याय के सिद्धांत द्वारा राज्य के तीन वर्गों, आत्मा के तीन तत्वों में सामंजस्य और एकता बनाए रखना चाहता है। प्लेटो का कहना है कि कार्य विशिष्टीकरण और अहस्तक्षेप की नीति के द्वारा आत्मा का प्रत्येक तत्व और राज्य का प्रत्येक वर्ग सामंजस्य और एकता स्थापित करता है। चौथी विशेषता है स्त्रियों के समान अधिकार। प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत में स्त्री और पुरुषों को समान मानकर स्त्रियों को सार्वजनिक क्षेत्र में बराबर अधिकार देते हैं। प्लेटो का विश्वास है कि स्त्रियां राजनीतिक और सैनिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। पांचवी विशेषता है न्याय के दो रूप। प्लेटो न्याय के दो भागों व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय में बांटता है। व्यक्तिगत न्याय का भी आधार वही है जो सामाजिक न्याय का है, अतः दोनों न्यायों में आधारभूत समानता है। व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं।
छठी विशेषता है न्याय सिद्धांत के सहायक और अनिवार्य साधन। प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत को अमली जामा पहनाने के लिए 2 साधनों की व्यवस्था की है। सबसे पहला साधन है शिक्षा का सकारात्मक तरीका और दूसरा है साम्यवाद का नकारात्मक तरीका। प्लेटो अपने न्याय के सिद्धांत में शिक्षा द्वारा अज्ञानता रूपी रोग का इलाज करना चाहते हैं और साम्यवादी व्यवस्था शासक और सैनिक वर्ग को पथभ्रष्ट होने से रोकने का नकारात्मक तरीका। ये दोनों ही तरीके राज्य से अज्ञान को हटा सकते हैं। साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत शासक और सैनिक वर्ग को संपत्ति और पूंजी रखने का, परिवार रखने का कोई अधिकार नहीं होगा। इस प्रकार साम्यवादी व्यवस्था रूपी नकारात्मक तरीका भी सैनिक वर्ग और शासक वर्ग को पथभ्रष्ट होने से रोकने का तरीका है। और ये दोनों ही तरीके, शिक्षा का सकारात्मक तरीका और साम्यवाद का नकारात्मक तरीका, राज्य से अज्ञान को हटा सकते हैं और न्याय की स्थापना कर सकते हैं। 7वीं विशेषता है दार्शनिक शासक। न्याय की प्राप्ति के लिए राज्य के शासन की बागडोर एक विवेकी, निस्वार्थी और कर्तव्यपरायण व्यक्ति के हाथों में ही होनी चाहिए। प्लेटो ने ऐसे सद्गुणी व्यक्ति को दार्शनिक शासक का नाम दिया है। प्लेटो का दार्शनिक शासक विवेक की प्रतिमूर्ति होता है। प्लेटो का यह दावा है कि शासक वर्ग न तो स्वेच्छाचारी हो सकता है और न ही अत्याचारी हो सकता है। प्लेटो का दार्शनिक शासक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति होता है और यह दार्शनिक शासक ही न्याय की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। 8वीं विशेषता है आदर्श राज्य का रक्षक। प्लेटो ने न्याय को ऐसा गुण माना है जो राज्य में तब भी निवास करता है जब विवेक, साहस और क्षुधा क्षीण हो जाते हैं। प्लेटो का मानना है कि न्याय की अनुपस्थिति में समाज अक्षमता, अव्यवस्था, स्वार्थपरता, फूट और कलह जैसी व्याधियों, बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। अतः प्लेटो का न्याय सिद्धांत आदर्श राज्य का रक्षक है। ये थी प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। अब आलोचकों ने जो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचनाएं की हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली आलोचना है प्लेटो का न्याय केवल नैतिक है, कानूनी नहीं है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत किसी दंडकारी शक्ति के अभाव में नैतिक ही बनकर रह गया है। जब तक किसी कर्तव्य के पीछे कानूनी शक्ति नहीं होती तब तक वह प्रभावी नहीं हो सकता। प्लेटो ने कानून की व्यवस्था न करके न्याय को निष्क्रिय बना दिया है। दूसरा है कर्तव्य पर अत्यधिक जोर। प्लेटो मनुष्य को अपने कार्यक्षेत्र तक सीमित रहने का सुझाव देता है। वह अधिकारों के कारण मनुष्य में होने वाले संघर्ष के समाधान की कोई व्यवस्था नहीं करता। प्लेटो ने कर्तव्य पर ज्यादा बल देकर अधिकारों की पूरी उपेक्षा की है, पूर्णतः उपेक्षा की है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं और ये दोनों साथ साथ चलते हैं। इसलिए अधिकारों की व्यवस्था न कर प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत को आलोचना का शिकार बना दिया। तीसरी आलोचना है आधुनिक राज्यों में लागू नहीं है। आधुनिक राज्य के दृष्टिकोण से यह विचार अव्यवहारिक है। आधुनिक राज्यों में जनसंख्या, क्षेत्र, अर्थव्यवस्था और शासन संचालन संबंधी समस्या बहुत जटिल हो गई है। जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। प्लेटो के समय में जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे छोटे राज्य होते थे और जनसंख्या को आत्मा के 3 तत्वों के आधार पर बांटना बहुत ही आसान था। लेकिन आज के युग में सिद्धांत की बात करना असंभव है, इसलिए आधुनिक राज्यों में ये लागू नहीं हो सकता है। चौथी आलोचना है निरंकुशवाद का प्रतीक। प्लेटो ने दार्शनिक शासक के हाथों में संपूर्ण राजनीतिक सत्ता सौंपकर निरंकुशवाद को बढ़ावा दिया है। प्लेटो का कहना है कि यह शासक विवेक के आधार पर ही सत्ता का संचालन करेगा। प्लेटो ने शासक वर्ग को कानूनी और अन्य नियंत्रणों से मुक्त रखा। सच तो यह है कि यदि इतनी सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति को दे दी जाएं तो अवश्य ही निरंकुश बन जाएगा और अपने राजनीतिक विरोधियों को कुचल देगा। शक्ति का नशा किसी भी विवेकी व्यक्ति को भ्रष्ट कर सकता है। 5वीं आलोचना है विरोधाभासी सिद्धांत है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत विभिन्न वर्गों में पारस्परिक हस्तक्षेप को स्वीकार करता है। राज्य के 3 वर्ग हैं, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करते हुए अपना अपना कार्य करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ प्लेटो शासक वर्ग को सैनिक और उत्पादक वर्ग पर नियंत्रण का आधार देकर विरोधाभास को जन्म दे देता है। इसलिए यह धारणा विरोधाभासी है, जिसके कारण प्लेटो का न्याय सिद्धांत आलोचना का शिकार हुआ। 6ठी आलोचना है अधिकारों और दंड की व्यवस्था का अभाव है। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने पर दंड का कोई प्रावधान नहीं दिया है। दंडात्मक शक्ति के अभाव के कारण मानव स्वभावानुसार दूसरे के क्षेत्राधिकार को अवश्य चुनौती देता है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही है दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करना। प्लेटो ने व्यक्ति के अधिकारों की भी कोई व्यवस्था नहीं की है, इसलिए अधिकारों और दंड की व्यवस्था के अभाव में भी प्लेटो का न्याय सिद्धांत आलोचना का शिकार हुआ है। ये थी प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचनाएं। अब हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत का महत्व देखते हैं। इतनी आलोचनाओं के बावजूद भी प्लेटो का न्याय सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्लेटो ने इस सिद्धांत के माध्यम से समाज और राज्य में एकता स्थापित करने का प्रयास किया है। दूसरा, यह सिद्धांत समाज में अज्ञान को समस्याओं का जनक मानता है और उसके निवारण के लिए सुव्यवस्थित शिक्षा प्रणाली भी प्रतिपादन करता है, जो कि आधुनिक राज्यों के लिए एक मार्गदर्शक का काम करती है। इसलिए भले ही प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचनाएं की गई हों, लेकिन उसका कुछ ना कुछ महत्व जरूर है।
तो आज की क्लास में हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में जाना, उसके अर्थ, विभिन्न रूपों, विशेषताओं और आलोचनाओं के बारे में जाना और लास्ट में उसके महत्व के बारे में भी जाना। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर वीडियो पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और PDF पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेलीग्राम चैनल को। थैंक यू।